बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अपने बारे में नया इंट्रोडक्शन देते हुए सीधे आपको काम की बात पे ले जाता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ भी अभी झंडे उखाड़े नहीं है जिससे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा वीडियो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ देखें। एक्चुअली आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें कुछ टीचरों की बात समझ आ जाती है, कुछ की नहीं आती। तो उसका कारण सिर्फ ये है, कुछ की बातों को हम इंटरेक्ट होकर के ध्यान से सुनने लगते हैं। तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि मेरी पूरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुने, तो आपको सब आराम से समझ में आएगा। ठीक, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन से पहले हमने आपको कुछ चीजें पढ़ाई हुई हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह। ऐसे ही आज हम जो इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होने वाला है वो हमें देखना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन को पढ़ने की जरूरत पड़ी क्यों। जैसे आप ये देखें कि ये स्क्वायर है, इसका एरिया क्या लिखते हैं? एरिया लिखते हैं, अगर मान लो इसकी साइड ए दे रखी है तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, रेक्टेंगल है, चौड़ाई बी, लंबाई एल, एरिया क्या लिखा? एल इंटू बी। और ट्रिपेजियम है, मान लीजिए, एरिया क्या लिखा? ये चौड़ाई बी, लेकिन लंबाई ये वाली अलग है और ये वाली अलग। तो मान लो ये मान लो L1 और ये मान लो L2। तो मैं कहूंगा कि L1 प्लस L2 बाई 2 और इंटू बी। क्या चीज कॉमन आ रही है एरिया लिखते समय? आप लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट कर रहे हैं, वही किसी भी साइड का या किसी भी शेप का एरिया है। जैसे यहाँ लंबाई और चौड़ाइयों का प्रोडक्ट ये एरिया आया, पर यहाँ पे लंबाई जो है, चौड़ाई तो फिक्स थी बी और बी पूरे में, लेकिन लंबाई फिक्स नहीं थी। तो मैंने कर लिया कि एक लंबाई बड़ी है तो एक लंबाई छोटी है, तो उनका एवरेज लेके मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई। तो मतलब कुल मिला के यहाँ ये बात समझ आती है कि एरिया जो भी हम लिखते हैं किसी भी शेप का, उस एरिया में आप लंबाइयों और चौड़ाइयों का एवरेज प्रोडक्ट कर रहे हैं। फिर आप ये बात सोचिए कि आपके पास मान लीजिए ये सर्कल है, फिर तुमने सर्कल का एरिया शुरू से ही पढ़ा हुआ है, पाई आर स्क्वायर है। कैसे? किसने कहा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर? कहां से आया होगा, ये कैसे आया होगा? ऐसे ही आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। कहां से आया होगा ये वॉल्यूम का फॉर्मूला? ये कौन है? इस कौन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहां से आया होगा इस कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला? कहां से आया होगा इसका फॉर्मूला? कहां से आया होगा इस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? या फिर ये फॉर्मूले तो हमें पता चल गए, एवरेज लंबाई गुना एवरेज चौड़ाई। पर यहां पे तो ना तो एवरेज लंबाई फिक्स है ना एवरेज चौड़ाई फिक्स है। फिर ये कैसे कहा गया? आज की वीडियो में इंटीग्रेशन में हम यही बात करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक सरफेस का या कैसे भी आकार का एरिया फाइंड कर लेते हैं। जैसे इनका एरिया या इसका एरिया, ये सब एरिया हमने इंटीग्रेशन की मदद से ही निकाले हुए हैं। तो इंटीग्रेशन का मेजर एप्लीकेशन है एरिया अंडर कर्व, किसी भी कर्व का एरिया निकालना। ठीक, तो पहले हम इंटीग्रेशन को समझने से पहले उसके उद्देश्य को समझ ले। पाई आर स्क्वायर एंड में आके आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन की मदद से कैसे ये एरिया कैलकुलेट किए जाते हैं। आज की वीडियो में उतना नहीं पढ़ाने जा रहे, लेकिन आपको असली उद्देश्य उसका बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए और भी कोई टाइप का शेप होता है, जैसे यहाँ मैं आपके सामने ऐसे कोई एक ऐसे फिगर छाप दूं। ठीक, आपसे कहा जाए आप बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो आप इसके एरिया में आप भड़बड़ा के मर जाएंगे भाई साहब, कैसे निकालूं इसका एरिया? मुझे तो ये शेप ही नहीं पता है। कोई कह रहा होगा ये सर्कल का ऐसे भाग है, तो कोई कह रहा होगा कि कुछ हाइपरबोला टाइप है, पैराबोला टाइप है। तो ऐसे कुछ भी शेप हो सकते हैं और उनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे करते हैं वही मैं आपको समझाता हूँ। इसका कुछ स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर जो मैंने एरिया की बात बताई उसको समझाते हैं। जैसे कि आप इसके बारे में सोचिए कि ऐसा आपके पास एक कर्व दे रखा है। हाँ, इसको समझने के लिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपसे कहा बताइए इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें। मैंने किस भाग का? वो भी इतने भाग का, ये जो नीचे वाला भाग है। ठीक, अब यहां पर बड़ी समस्या है। किसी ने दिमाग चलाया, उसने क्या कहा कि मान लो ऐसा करते हैं, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ते हैं। देखो, अगर आप इस भाग को देखें तो ये एक रेक्टेंगल सा है और ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स इसमें बन रहे हैं। देखिए, बन रहे हैं नहीं बन रहे? तो एक इंसान ने क्या किया, एक इंसान ने नहीं, मैंने ये सवाल रखा है। तो 3 लोग आए, आलिया, दीपिका, कैटरीना। मैंने तीनों को सवाल दिया। मैंने कहा जो इसका सही एरिया कैलकुलेट करके लाएगा कि सर उसी से शादी करें। ओह, अब क्या था? आलिया गई,
उन्होंने क्या किया, इसके ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े करे और टुकड़ों का एरिया निकाल करके और जोड़ के ले आए। ऐसे उन्होंने 100 टुकड़े कर लिए। फिर मैंने कहा कि इसमें गड़बड़ी है थोड़ी सी। टुकड़ों का एरिया तो आप समझ सकते हैं ना कैसे। देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है और इधर भी रेक्टेंगल है। तो ऐसे ऐसे रेक्टेंगल्स के एरिया निकाल के लाऊं और मैं जोड़ दूं। हाँ हालिया सही काम कर रही थी। अरे उसको तो राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता। नहीं, चलो देखते हैं। ये जो रेक्टेंगल्स हैं, अगर मैं इनके एरिया कैलकुलेट करूं और सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ दूं तो हो सकता है इस पूरे कर्व का एरिया आ जाए। लेकिन मैं तो हूं ही पैदाइशी होशियार। मैंने कहा कि आप जो रेक्टेंगल बना रही हैं, ठीक है, तो उस रेक्टेंगल में आप एक चीज देखें। आपने ये रेक्टेंगल बनाया तो इतना हिस्सा एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया। हाँ रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते थे, पर इतना जो हिस्सा आया है इसका एरिया कैसे निकाला जाए। ओहो बड़ी गड़बड़। हाँ दीपिका थोड़ी सी और ज्यादा होशियार है। उसने क्या किया कि रेक्टेंगल अब की बात थोड़े पतले कर लिए। ओहो देखो, पतले करने से क्या हुआ कि ये एरिया थोड़ा सा घटने लगा। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे के पूरे शेप को 10,000 टुकड़ों में तोड़ा। हाँ 10,000 टुकड़ों में तोड़ के अब 10,000 टुकड़ों का एरिया निकालना शुरू कर दिया। फिर 10,000 टुकड़ों को जब तोड़ा था तो आप सोच लीजिए कि जब बहुत ज्यादा पतला करेंगे तो आप ये चीज नोटिस कर पाएंगे कि ये वाला भाग जो एक्स्ट्रा इसमें बच रहा था वो अब कम हो गया है। तो अब जो आप रेक्टेंगल्स के एरिया जोड़ेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा। पर कैटरीना तो मानेगी नहीं ब्याह करे बिना। उसने क्या किया, बुरा न माने कैटरीना जी, माफ करना, वैसे ही समझा रहा हूं बच्चों को, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, इसके अरबों टुकड़े करे, फिर सारे सारे टुकड़ों को तोड़ के जोड़ा। तो क्या बताओ सबसे एक्यूरेट एरिया वही आएगा जी, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी असिमेट्रिक सरफेस का एरिया निकालना चाहते हैं, कोई ऐसा सरफेस जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, तो आपको ये टुकड़ों में तोड़ के जोड़ने पड़ेंगे और टुकड़ों के अगर एरिया कंप्लीट निकाल लिए तो पूरे सरफेस का एरिया आ जाएगा। जैसे कि ये आपके पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल को एक्चुअली जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमें मुझे पता चलेगा सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = a²। तो फिर हम इसमें से y² = a² - x² लिख करके y की वैल्यू लिखेंगे ±√a² - x²। और इसके दोनों हिस्सों का, जो देखो जो इक्वेशन लिखी है ना, उसका एक हिस्सा ऊपर वाला है और एक हिस्सा नीचे वाला है। ऐसे टुकड़ों को जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके इसका पूरा कंप्लीट एरिया आएगा πa²। यही इंटीग्रेशन का असली उद्देश्य है, जो काम आलिया, दीपिका, कैटरीना या फिर कोई और सालों में करता, तोड़ तोड़ के जोड़ता रहता। मैथमेटिक्स के पास उसका एक ऐसा तरीका है कि वो काम जो तोड़ तोड़ के जोड़ों में सालों में होता, वो सेकंडों में या मिनटों में हो सकता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए किसी भी चीज को जोड़ने का शॉर्टेस्ट तरीका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से टुकड़ों में टूटी हुई चीजों को जोड़ते हैं। अब तुम याद करो कि जब मैंने डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था तो डिफरेंशिएशन में ये बताया था कि टुकड़ों को मैं तोड़ना किसी भी चीज को, जैसे कि हमने स्क्वायर के बारे में आपसे कहा कि इसकी साइड कितनी चेंज हो रही है, तो कितना भाग इसका बदल रहा है, उस टुकड़े का जो बदलाव है वो मैंने डिफरेंशिएशन कह रहा था। यानी कि वहां मैं टुकड़ों में तोड़ रहा था या टुकड़ों को जोड़ रहा हूं। ये इंटीग्रेशन का काम है और तोड़ना डिफरेंशिएशन का काम है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा उम्मीद लग रही है कि आप इंटीग्रेशन के असली उद्देश्य को समझ पाए हैं। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस है ये डिफरेंशिएशन की, इसीलिए फॉर्मूले जो होंगे वो जस्ट मैं इसके उल्टे आपको समझाने वाला हूं। अब फॉर्मूले पे आते हैं और इंटीग्रेशन कैसे करना है वो आपको समझाते हैं। आप इस बात का जरूर स्क्रीनशॉट लें और समझने की कोशिश करें। तो आगे की बात करते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे है। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन आपको बताया था dx⁻n/dx। x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम करें तो मैं क्या सिखाता हूं आपको, मैंने कहा x की पावर अगर n है तो पावर जितनी है उनको मल्टीप्लाई में लाइए और एक पावर कम कर दीजिए। ये कहलाया था आपका डिफरेंशिएशन। जैसे x की पावर 5 थी तो 5 पावर मल्टीप्लाई में लाइए और एक कम कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया था 5x की पावर 4। इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है y = x की पावर n, तो अब इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में dy, ऐसे करके लिखा होता है। x के रिस्पेक्ट में dx के x के रिस्पेक्ट में dx ये आपको मिलेगा, और ऐसे अगर y मिल रहा है तो dy आपको मिलेगा। ऐसे ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में dy और y के रिस्पेक्ट में dx। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। हाँ, वो हम धीरे धीरे समझने लगेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। पहले हम काम की बात आपको सिखाते हैं कि x की पावर n dx का अगर आपसे इंटीग्रेशन करवाए तो डिफरेंशिएशन का उल्टा, यहां पर पावरों को मल्टीप्लाई में लाके घटा देते हैं, इंटीग्रेशन में जोड़ के भाग दे देते हैं। यहां पर क्या करा, घटाया और गुणा किया,
वहां पर जोड़ेंगे और भाग दे देंगे। वहां पर डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। यहां पे हम करेंगे ऐड और डिवीजन। कैसे, समझिए, x की पावर n, अगर मैं इसमें एक पावर बढ़ा दूं और उतनी ही पावर का भाग दे दूं तो ये होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन। हाँ, इस तरीके से समझते हैं कैसे ये रिवर्स प्रोसेस होती है। जैसे मुझे मालूम है x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना आया बच्चों, ये आता है 5x की पावर 4। अब इंटीग्रेशन में क्या करना है, एक पावर बढ़ानी है, जितनी भी हो, 5 से कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जितनी पावर थी x की 4 थी, उसमें एक बढ़ाओ और जितनी पावर हो गई उतने से भाग दे दो। तो भाई साहब भाग देने के बाद क्या आता है, y की वैल्यू आ जाती है 5, x की पावर 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या वापस से x की पावर 5 आ गई। हाँ, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 5x की पावर 4, तो 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x की पावर 5 वापस। तो क्या ये रिवर्स प्रोसेस हो रही है। हाँ, तो रिवर्स प्रोसेस हो रही है। तो थोड़ी सी और बातें आपको समझाता हूं कि जैसे प्लस में लिखा हो, जैसे लिखा हुआ y बराबर x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। आपसे कहा इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में ऐसे कह दिया जाए, ठीक, इधर इंटीग्रेशन इधर dy और ऐसे इंटीग्रेशन का चिन्ह। इसलिए ये जो सांपेन है ना, लड़के इसे सांप याद रखें, लड़कियां इसको हम सांपेन नागिन याद रखें, ठीक है। हाँ, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। हाँ देखो, तो जब हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे x की पावर 3 dx। अलग अलग कर सकते हैं, एडिशन हो तो हम प्रॉपर अलग अलग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया ही तो है। तो एरिया तो एक एरिया और दूसरा एरिया जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता। तो फिर ये इसका एरिया अलग निकाल लो, इसका एरिया अलग और इसका एरिया अलग निकाल लो और तीनों एरियाज को जोड़ दो। इसीलिए इंटीग्रेशन तीनों अलग अलग भागों में करे जा सकते हैं जब उनमें क्या चल रहा हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो एरिया ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। समस्या कब है, जब मल्टीप्लाई चल रहा हो। अब इनमें x की पावर 3 में मल्टीप्लाई चल रहा हो तो sin x का, तो प्रॉब्लम है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x की पावर 3 dx लिखा है और उसका अगर आपसे इंटीग्रेशन करवाया गया तो इसका अलग कीजिए और ऐसे ही 2x स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन अलग कीजिए और ऐसे ही 5 dx इसका इंटीग्रेशन अलग कीजिए। तो इसमें पावर 3 है तो एक पावर बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी, 4, और जितनी बढ़ाई उतने का ही भाग दे दोगे भाई साहब। ओके, तो यहां पर क्या है, पावर 2 है तो 2 में एक बढ़ा दीजिए तो 3 हो जाएगी, तो जितनी हो गई उतने का भाग दे दीजिए। ठीक, ऐसे ही यहां पर x की पावर 0 है तो एक बढ़ा दीजिए, तो x की पावर 1 तो 1 का भाग दे दीजिए। ठीक है भाई साहब, समझ आया कि नहीं आया। हाँ, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया किसका, x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 5x का dx के रिस्पेक्ट में। ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया है। चलो अब आगे आते हैं, 2-3 इंटीग्रेशन और समझाते हैं, फिर आपको प्रॉपर क्लियर होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। ऐसे आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। अब dx vx नहीं लिख रहा हूं, वो आप समझ चुके हैं, dx x के रिस्पेक्ट में dx ही लगेगा। तो इंटीग्रेशन आपके सामने ऐसे लगा दिया। ठीक, आपको तीनों का अलग अलग करना है, वो भी मैं बता चुका हूं क्यों अलग अलग करना है, क्योंकि एरिया है, तीनों को अलग अलग जोड़ा जा सकता है। एरिया क्यों है, अभी प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इससे एरिया कैसे निकल रहा है। ठीक, तो समझते हैं, x की पावर 4 है, ठीक, तो जितनी पावर है उतने में एक बढ़ाओ, 5 हो गई, और जितनी हो गई उतने का भाग दे दो। हाँ, अब यहां पर x की पावर 2 डिनोमिनेटर में चल रही है, तो मैंने ये तरीका सीखा है वो x की पावर 2 न्यूमरेटर के लिए सीखा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये 5 को तो ऐसे ही रहने दूंगा, x की पावर 2 को ऊपर ले जाकर x की पावर -2 करूंगा और जितनी पावर है उतनी में एक जोड़ दूंगा और जितनी पावर बची है उतने का भाग दे दूंगा। तो ये हो जाएगा भाई साहब -1, -2 में एक जोड़ो तो -1 से यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर 3 पावर है तो एक पावर क्या करी और बढ़ा दी और जितनी पावर हो गई उतने का भाग दे दिया, और ये आपका dy के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हो रहा था उससे आपका y निकल के आ गया। हाँ, तो अब इसमें देखेंगे हम, तो आंसर आया है x की पावर 5/5 और माइनस और माइनस ये प्लस हो गए हैं 5, x की पावर -1 है तो नीचे आगे हो जाएगी 5/x और ये हो गया आपका 3x की पावर 4/4। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ। चलो थोड़ा सा और समझने के लिए एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। आपके पास ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dy x की पावर 4 3 टाइम्स, ठीक, -2/x³ प्लस 5/x² प्लस 3x³ ऐसे करके लिखा हुआ है। आपसे कहा
इसका इंटीग्रेशन अब कर दीजिए। आपको मालूम है कि dx के रिस्पेक्ट में ही होगा, सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो सबको अलग अलग करते हैं तो 3x की पावर 4 जितनी भी हैं उतनी पावर में एक जोड़ दो, तो जो पावर बन गई उतने का भाग दे दो। यहाँ पर x की पावर 3, लेकिन डिनोमिनेटर से काम नहीं चलाना है, ऊपर न्यूमरेटर में चलाना है। तो जैसे मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा तो ये हो जाएंगे आपके पास x की पावर -3, तो जितनी पावर बन गई उतने में एक जोड़ दो और उतनी का ही भाग दे दो, यानी कि -2 का भाग दो, क्योंकि -3 में एक जोड़ दो तो -2 बचता है। अब ऐसे ही 5x की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएंगे, उतने में एक जोड़ दो और जितनी बच गई उतने का भाग दे दो। अब ऐसे ही यहाँ 3x की पावर 3 है तो एक बढ़ा दो 4, तो 4 है तो 4 का भाग दे दो। ठीक, अब समझ में आया। यहाँ पे हम कर सकते हैं 3x की पावर 5/5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस के x की पावर -2 है तो अपॉन में ला करके कर दो 1/x²। ऐसे ही यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा और x की पावर -1 बचेगी तो डिवाइड में ले आइए, उसे +1 हो जाएगी, तो -5/x। और ये क्या हो गया आपका 3x की पावर 4/4। तो ये थोड़े से तरीके आपको इंटीग्रेशन के, ये इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन हम ऐसे करते हैं। थोड़ा सा अलग प्रकार का इंटीग्रेशन और करते हैं। अब आप कहेंगे अलग प्रकार का क्या है इसमें, जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखे ले रहा हूँ 5x² अपॉन 5 ऐसे लिख लिया मैंने -5/x, और आपसे कहा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए dx लगा के। चलो कोई बात नहीं, करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता बच्चों, यहाँ करता 5x की पावर 2, और जितनी है पावर उतने में एक का उतने एक बढ़ा दो और उतने का ही भाग दे दो। ठीक, अब यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी बच्चों -1, और -1 में एक जोड़ दो और जितनी जुड़ गई उतने का भाग दे दो, यानी कि भाग कितने से दिया जाएगा 0 से। और अगर आप नॉर्मल करते तो ऐसे ही करते, जो कि बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। आप कह रहे हैं कि फिर पावर जो बढ़ रही थी उतनी बढ़ के भाग दे देना, वो सिर्फ हर जगह वैलिड है x की पावर के लिए, सिर्फ एक बार वैलिड नहीं जब डिनोमिनेटर में सिर्फ x हो। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब याद कीजिए कि जब मैंने आपको y बराबर log x का डिफरेंशिएशन कराया था तो क्या कहा था कि y बराबर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो फिर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए इस हिसाब से, 1/x का इंटीग्रेशन होना चाहिए log x, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। तो इस केस में जो -5 के साथ 1/x मल्टीप्लाई में चल रहा है उसके साथ इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या आएगा log x। तो जितनी भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चल रही थी उनमें एक जगह आपको ध्यान रखना है, वो कहाँ, log के ऊपर, क्योंकि जब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी पावर, जैसे आपने यहाँ पर पावर 0 कर दी तो पूरा एक्सप्रेशन ही खत्म हो गया, एरिया आप निकाल ही नहीं पाए। तो इस वाले केस को जो सॉल्व करने का तरीका बनाया गया है वो लॉगरिथमिक है। ठीक, तो लॉगरिथमिक तरीके, आपको लॉगरिथमिक नाम से एक वीडियो बनाकर हम अलग से पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में। पर ये जो आपको अभी बताया जा रहा है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि x की पावर डिनोमिनेटर में भी कितनी भी हो, न्यूमरेटर में भी कितनी हो, सिर्फ क्या ना हो, केवल x की पावर 1 डिनोमिनेटर में ना हो, तब तक आप ये तरीके लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि वो log x होता है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन वाले जो तरीके हैं वो इंटीग्रेशन से जस्ट उल्टे हैं, इसलिए मैं 2-4 जो फॉर्मूले जितने भी हैं, आप फिजिक्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है स्पेशली, तो यहाँ पर फिजिक्स में जो 4-5 फॉर्मूले हमने आपको डिफरेंशिएशन में बताए, कुल 6 फॉर्मूले बताए, ऐसे ही 6 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं इंटीग्रेशन में, और इतने 6 फॉर्मूलों की मदद से आपका फिजिक्स का 11th-12th का काम चलता रहेगा। बस उनको यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक, तो कुछ फॉर्मूले आपके सामने लिखे दे रहे हैं बच्चों, वही वाले जो डिफरेंशिएशन में सीखे हैं हमने, वही इंटीग्रेशन के लिए रिवर्स कैसे हो जाते हैं। जैसे मुझे मालूम है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों, 1/x था, ऐसे लिखे दे रहा हूँ, सीधे समझ लेना, dy/dx की बात हो रही। तो फिर 1/x dx ऐसे समझ लीजिए, इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। ठीक, अब ऐसे ही sin x का डिफरेंशिएशन cos x था, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x, उल्टा। ऐसे ही cos x का डिफरेंशिएशन sin x था, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sin x। cos x का डिफरेंशिएशन था -sin x, तो यहां पर ये क्या है, प्लस के sin x। ऐसे ही आपको मालूम है tan x का डिफरेंशिएशन था sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan x। ऐसे ही log x तो हो ही गया, अब रह गया आपके पास ऐसे e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x ही, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी क्या था, e की पावर x ही था। तो 1 2 3 4 5 फॉर्मूले ये हो गए। एक फॉर्मूला आपके पास है ही x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो वो होता है x की पावर n+1/n+1। तो ये तरीके आपको, ये 6 फॉर्मूले आपको यूज में लाने हैं।
अब जो आपको एल्जेब्रिक करा दिए, उसके बाद हम फॉर्मूले के हिसाब से कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिख रखा है sin 5x और कहा इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप इसमें भी यही रिवर्स प्रोसेस ध्यान रखेंगे। तो sin x, फॉर्मूला तो आपको sin x का पता है, जैसे डिफरेंशिएशन में बताया था। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। तो फिर 5x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो sin 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 5x माइनस का, और फिर जिसको x माना है 5x को, उसके डिफरेंशिएशन से यहां भाग दे दो। वहां क्या करा था, मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि इसको x मानते थे। जैसे मान लो कि आपके पास sin 5x का डिफरेंशिएशन करवाया जाए, तो हम क्या करते हैं, cos 5x और 5x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर यहाँ इसका उल्टा होता है कि आपने 5x को x माना है, तो इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे मैं डिवाइड करता हूं, ये क्या आ गया बच्चों, cos 5x अपॉन 5। अगर आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके देखें इस cos 5x अपॉन 5 का, तो माइनस के 1/5 तो ऐसे ही रख ले। तो cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin 5x, और जिसको x माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखोगे आप, 5 से ये 5 घट गए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आंसर आ गया वापस, sin 5x। ये क्या है, डिफरेंशिएशन किसका, इसका, और ये क्या है, इंटीग्रेशन इसका। तो मतलब क्या ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, हाँ अभी तक तो ये रिवर्स प्रोसेस चल रही है और आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, मान लीजिए कि ये लिख दिया मैंने sec स्क्वायर 10x, ऐसे लिख दिया। तो आप क्या करेंगे बच्चों, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लेकिन 10x को थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 of 10x। फिर जिसको x माना है उसके डिफरेंशिएशन से भाग दे देंगे। तो भाई 10x का डिफरेंशिएशन 10 से यहां भाग दे दीजिए, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। अब इसका फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो यही आ जाएगा वापस, करके देख लो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो एक आध प्रोसेस और लेते हैं उल्टी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x ऐसे कर दिया मैंने, तो मुझे e की पावर x का इंटीग्रेशन आता है, क्या है, e की पावर x, पर जिसको x माना है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं कहूंगा e की पावर 5x और डिवाइडेड बाई 5। बोलो क्लियर, इतना आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों आपसे कह दिया जाए sin 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो अब नॉर्मल इंसान क्या करता, हाँ नॉर्मल इंसान क्या, मैं जो तरीका बता रहा हूं आप वही करेंगे ना। क्या करेंगे, आप करेंगे cos 5x स्क्वायर माइनस का, और 5x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से भाग दे देंगे, तो 10x से आपने दे दिया भाग, और आप कहते कि ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। पर ये प्रोसेस केवल तभी काम करती है, ये गलत तरीका है। ये कब तक काम कर रहा है इंटीग्रेशन में, जब तक x की पावर, यानी कि इन अंदर वाले फंक्शन की पावर जो चल रही है f ऑफ gx, जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसकी पावर सिर्फ क्या हो, x की पावर सिर्फ लीनियर हो, एक ही पावर हो, x की पावर 1 हो। ये फंक्शन लीनियर होना चाहिए अंदर वाला, लीनियर फंक्शन, यानी x की पावर सिर्फ 1 हो, ओनली 1, तभी तक ये तरीका वैलिड है, फिर उसके बाद ये वैलिड नहीं है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं सॉल्व, तो ये वैलिड नहीं, क्यों नहीं है वो हम अलग सीखेंगे इंटीग्रेशन में। पर अभी तक ये लिमिटेशन ध्यान रख लीजिए, फिजिक्स में आपका इतने से काम होता रहेगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हालांकि 2-4 तरीके आपको और बताऊंगा, वो एक अलग बात है, पर अभी इतने से आपका काम चल जाएगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे तरीके, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिख देता यहाँ पर e की पावर 10x स्क्वायर, और आप आराम से करते, क्या करते कि e की पावर 10x स्क्वायर को तो ऐसे ही रख दो, फिर 20x से भाग दे दो, ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है x की पावर 1 तक के लिए। x की पावर 1 तक के वैलिड क्यों है, वो उसका बहुत डिटेल वर्जन पढ़ना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ 11th-12th की फिजिक्स में। तो आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन से मैं ऐसे टच करा के ले जा रहा हूँ बगल से। इंटीग्रेशन इतना है भाई साहब पढ़ने के लिए कि आपका जो 11th-12th का पूरा कोर्स है वो एक अकेले चैप्टर में आ जाए आगे तक, इतना इंटीग्रेशन पढ़ना है, इतने उसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा टच करा के आपको इंटीग्रेशन से ले जाया जा रहा है। ये प्रोसेस मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अब इंटीग्रेशन का यूज करके डेफिनेट थोड़ा सा इसमें बताते हैं क्या होता है डेफिनेट, एरिया कैसे निकालते हैं। आपने शुरुआत तो कह दी, वो फाड़ दिया कि एरिया निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है इससे एरिया। अब मैं बताता हूँ एरिया निकालने के लिए तरीका कैसे काम आता है, ठीक। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आगे बता। चलो ये समझाते हैं आपको कि इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकलना है। जैसे मान लो साधारण क्वेश्चन आपके पास y बराबर x और इसका इंटीग्रेशन करवाया जाए, dx लगा लो, dy ऐसे कर दीजिए, तो आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन जो आया वो आया है x² बाई 2।
जितनी पावर है उतनी एक बढ़ा दो, x की पावर यहाँ 1 है तो x²/2 इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब इससे एरिया कैसे निकलता है समझाते हैं आपको। आप एक बार ये सोचिए कि ये आपने लाइन बनाई y=x, ये तो मैंने नागिन मत बन, सीधे लाइन बन। हाँ देखो ध्यान से, ये आपने लाइन बनाई y=x, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आप गौर करेंगे कि ये एंगल 45 बन रहा है। हाँ इतनी स्ट्रेट लाइन तो हमें आती है नॉर्मल, ठीक। अब देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, और अगर मैं x की वैल्यू 1 देखूं तो ये 1,0 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये होगा बच्चों 1,1। ऐसे ही x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ 5, तो ये हो गया 5,0, तो ये हो गया बच्चों 5,5। हाँ जितनी x की वैल्यू रखोगे उतनी y की वैल्यू होगी इससे। अब ऐसे करके आपसे एरिया किसका निकालवाया जा रहा है, ये लाइन के पूरे कर्व का। हाँ तो ये लाइन कहाँ तक जा रही है बच्चों, इनफाइनाइट तक, और कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। तो अगर आप इसका एरिया देखेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर इंटीग्रेशन का फायदा ही क्या है, सीधे बताओ ना, सबके एरिया इनफाइनाइट है। हाँ आपसे कहा जाए बताइए, ये है पैराबोला y=x², हाँ इसका एरिया बताओ, इनफाइनाइट। क्यों पढ़ा रहे हो इंटीग्रेशन, सबका एरिया इनफाइनाइट है। हाँ पर कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि एरिया जरूरी नहीं कि आपको अनंत से लेके अनंत तक ही पूछा जाए, आपको एरिया कुछ लिमिट में पूछा जा रहा है, कुछ लिमिट ध्यान में होनी चाहिए, कहां से कहां तक का, इसका पूरा एरिया आपसे नहीं पूछा जाए। हो सकता है कि आपको एरिया सिर्फ इतने भाग का पूछा जाए, हो सकता है इतने पूरे भाग का पूछे, हो सकता है कि ये इतने भाग का पूछा जाए। तो इसमें हम लिमिट फिक्स कर देते हैं, और लिमिट फिक्स करने पर, क्या फिक्स करने पर, लिमिट फिक्स करने पर हम नाम देते हैं उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। अभी तक जो हमें आपको बता रहा था वो इनडेफिनेट था, उसमें कहीं से लेकर कहीं तक का एरिया नहीं कैलकुलेट करवाया था, आपको टोटल जो है इंटीग्रेशन आपसे करवाया गया था। अब डेफिनेट कहां से कहां तक का होगा, ये निश्चित वैल्यू आपको बता दी जाएगी, लिमिट लगा दी जाएगी। डेफिनेट में क्या होगा, आपको लिमिट दे दी जाएगी। लिमिट समझते हो, लिमिट का मतलब है कि x की किस वैल्यू से लेके किस वैल्यू तक। तो लिमिट में जो वैल्यू रखी जाएंगी वो किसकी रखी जाएंगी, x की। जैसे कि यहां पे मैं कह दूं कि ये जो आपका y dy/x dx अगर आपसे इंटीग्रेशन करवा रहे हैं या फिर एरिया निकलवा रहे हैं, तो कह देंगे कि हम एरिया x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 5 तक निकलवा रहे हैं। तो इसे कहते हैं, जो नीचे लिख रहा है उसे कहते हैं लोअर लिमिट। जो 1 लिखा ना उसे कहेंगे लोअर लिमिट, मतलब इनिशियल पोजीशन, यहां से शुरू कर रहे हैं तो ये कहलाएगी लोअर लिमिट, जहां से शुरू कर रहे हो, और जहां खत्म कर रहे हो 5 पर, तो ये कहलाएगी बच्चों अपर लिमिट। ये क्या कहलाएगी, अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे समझते हैं, अब जैसे कि इस केस में ये कहा गया था कि 1 से लेके 5 तक का एरिया बताओ, तो लोअर लिमिट हो गई 1 और अपर लिमिट हो गई 5। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर x की वैल्यू 5 पे देखेंगे और x की वैल्यू 1 पे देखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, ध्यान सुनना। जैसे मैंने इसका एरिया निकाला तो ये x²/2 आया। अब मेरे पास लिमिट कहां से कहां है, 1 से लेकर 5 तक। तो मैं इसको ऐसे डिब्बे में से लिख लेता हूं ये समझाने के लिए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन तो हो ही गया, तो फिर स्थाप लगाने का कोई फायदा नहीं। तो मैं अब इसको डिब्बे में लिखूंगा, 1 से लेके 5 तक का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले मैं x की वैल्यू 5 रखूंगा, तो 5 रखते ही ये कितना हो जाएगा, 25/2। ठीक है भाई साहब। अब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा और उसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 25/2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा x की वैल्यू 1 रखकर, तो इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा 1/2, तो मेरे पास जो एरिया बचेगा वो 24/2 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 12। मतलब फिर से समझ लीजिए, आपके पास अगर एक फंक्शन दे रखा है y fx टाइप और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कहां से कहां करना है, इसके लिए हम a से लेके b तक ये जो लिख रहे हैं इसे कहते हैं लिमिट। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करके मान लो आ गया gx, कुछ भी आ गया, ठीक, gx आ गया, तो फिर हम उसकी लिमिट रखेंगे बच्चों a से लेकर b तक। मतलब इसकी वैल्यू b तक से जो आ रही है उसमें से a तक जो आ रही है वो घटाओ, क्योंकि ये यहां से शुरू होगा 5 तक, तो फिर आपको ये वाला भाग घटा देना है, तभी तो इतनी जगह का एरिया बचेगा बच्चों। ऐसे टोटल एरिया यार, ये तो टोटल एरिया 5 तक का आ जाएगा। फिर अगर मैं उसमें से ये वाला घटा दूं, तो ऐसे जो 5 तक का टोटल एरिया आया 25/2, और उसमें से मैंने कितने का एरिया घटा दिया, 1 तक का, तो 1/2 मैंने घटा दिया, तो मेरे पास 20/12 यानी कि 12 एरिया आपके पास बचा। तो ऐसे ही a से लेके b तक लिमिट लगाने का मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन पहले सॉल्व कर लो, फिर
पहले x की वैल्यू b रखो, फिर सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू a रख दो, यानी कि अब आपके पास जो वैल्यू बची वो बचेगी जी बी, पहले b रखो माइनस जी ए, और ये आपका असली आंसर आया dy से y। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको डेफिनेट का थोड़ा थोड़ा भाग समझा पाया हूँ। बहुत ज़्यादा तो अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसमें आपको मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है, पर जो जो चीज़ें आपको याद रखवाई जा रही हैं वो प्रॉपर याद रखिए बच्चों। ठीक, चलो समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन कर दीजिए मेरे सामने, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। जैसे डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। तो मैं क्या करूँगा डी एक्स के साथ में, ठीक, तो मैं क्या करूँगा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 1 है, लिमिट 3 है, ऐसे ध्यान कंफ्यूज ना हो जाना। तो x की पावर 1 का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी है 1 से लेके 3 दोनों में। तो पहले x की वैल्यू 3 पुट करो दोनों में, तो क्या आ जाएगी बच्चों 3 3 जा 9, 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 9 और x की वैल्यू इसमें 3 रखोगे तो 9/2। फिर इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, x की वैल्यू 1 रखो 1/3 प्लस 1/2, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1/3 प्लस 1/2, और जो भी आंसर आ जाएगा उसे सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। अब ये तो फ्रैक्शन है, आप इधर सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 18 27/2 और ये हो जाएगा 6 है, यानी कि 5/6, 27/2 माइनस 5/6, और जो भी सॉल्व करके आंसर आ रहा है वही आपका आंसर होगा, पर प्रोसेस यही है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि इसका एरिया ही इंटीग्रेशन से एरिया ही मिल रहा है, अब ये वाला एरिया तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो हम प्रूफ देख लेंगे फिर। अब इसमें जो एरिया आ रहा है वो 12 आ रहा है, देखो ऐसे करके निकाल रहा हूँ, ठीक निकालता हूँ भाई साहब। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया क्या होगा बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2, बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 5, तो ये एरिया कितना आया बच्चों 25/2 आया पूरे का, और उसमें से अगर मैं ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास यही भाग तो बचेगा। तो मैं लिमिट रखकर आपको यही बता रहा था। अब मैं ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये एरिया है कितना, ये हाइट कितनी है 1 और बेस कितना है 1, तो 1/2 बेस 1 और हाइट 1, तो इसका एरिया कितना है 1/2, तो 25/2 में से 1/2 घटाइए, तो 25/2 माइनस 1/2 क्या एरिया आ गया 24/2 यानी कि 12, यानी कि जो पढ़ा वो सही पढ़ा, ये एरिया ही है, और एरिया हम प्रूव करके आपको दिखा पाए। बाद बाकी और फंक्शंस में प्रूव करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनना था तो वो मुझे पता था, इसमें नहीं पता है। पर एग्जैक्टली ये प्रोसेस जो आपके लिए बनाई गई है इंटीग्रेशन वाली, वो एरिया निकालने के लिए ही बनाई गई है। और इसी तरीके से जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एरिया किस प्रकार से सर्कल के आ रहे हैं, या फिर पैराबोला या इलिप्स हाइपरबोला, जो भी शेप्स होंगे उनकी कर्व्स के एरिया इंटीग्रेशन की मदद से ही निकाले जाते हैं। इंटीग्रेशन की कहानी जो भी 11th-12th में आ सकती थी छोटी मोटी, उसको हम यही समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, तो हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में इसको बढ़ाएं। आज की क्लास जिसकी यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।